मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात मौसम ने खूबसूरत इंगड़ाई ली है। शहर के मौसम में खूबसूरत तब्दीली आ गई है। गुज़िश्ता रात बारिश भी बरसती रही है और दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने बुध तक मौसम हसीन रहने की पेशगोई भी कर दी है, जो यकीनी तौर पर रोज़ेदारों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब महंगाई ने शहर पर ऐसा कब्जा जमाया है कि हर बंदा ही परेशान होकर रह गया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई भी यकदम बढ़ जाती है। लेकिन अभी हालात खासे मुख्तलिफ हैं। पेट्रोल की कीमतों में तो रिकॉर्ड कमी हो गई है, लेकिन अशिया ज़रूरिया अभी भी महंगे दामों दस्तयाब है। लॉकडाउन भी है, कारोबार बंद पड़े हैं। महंगाई की वजह से शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि इफ्तारी के दस्तरखान की रौनकें भी बहाल नहीं कर पा रही। महंगाई की वजह क्या है, इंतजामिया कहाँ है, क्या कर रही है, ज़ख़ीरा-अंदोज़ों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इन तमाम मामलात पर प्रोग्राम में हम मज़ीद भी बात करेंगे। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की बात करेंगे और आज खास तौर पर हमने बात करनी है जी शहद के हवाले से, जो कि शाज़ो नातर ही होता है कि किसी को प्योर मिल जाए, लेकिन अगर मिल जाए तो उसके क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहा सुहेल, माहिर ग़िज़ाइयात। ज़ोहा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बता दीजिए कि शहद के क्या क्या फ़वाइद हैं। बात करते हैं शहद के फ़वाइद के बारे में कि शहद के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारी बॉडी पे। तो शहद अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके हमारी बॉडी के ऊपर बेतहाशा फ़वाइद हैं। जिस तरह से आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, एक पेंडेमिक बन चुका है, इस सिचुएशन में अगर हम लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में से गैर ज़रूरी जो वायरसेस हैं जो हमारी बॉडी पर अटैक कर रहे होते हैं उनको निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि शहद के अंदर हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि एंटी फंगल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटीसेप्टिक हैं। तो अगर एक बंदा जिसकी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, कोई भी फंगस अटैक कर रही है और वो शहद का इस्तेमाल करता है तो उसके थ्रू वो इन चीज़ों से बच सकता है। इसके अलावा बहुत से लोगों में आपने एक टेस्ट होता है एच पायलोराई। बहुत से लोग स्टमक के जिनको इशू होते हैं, जिनको मैदे के बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, वो एच पायलोराई का टेस्ट करवाते हैं और अगर उनकी बॉडी में एच पायलोराई के लेवल ज़्यादा आ जाते हैं और उसकी ज़्यादती की वजह से उनकी बॉडी में स्टमक अल्सर्स बन रहे होते हैं, यानी कि मैदे के अल्सर बन रहे होते हैं, इस कंडीशन में अगर शहद का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए बहुत मुफीद है। तो लिहाजा जिन लोगों का एच पायलोराई ज़्यादा होने की वजह से मैदे में अल्सर्स बन रहे हैं तो वो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है हमारे स्टमक के अंदर, उसको प्रोबायोटिक कहते हैं। अब प्रोबायोटिक एक गुड बैक्टीरिया, एक अच्छा बैक्टीरिया है। प्रोबायोटिक की खुराक होती है प्रीबायोटिक। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रीबायोटिक के सोर्सेज क्या हैं। शहद अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर प्रीबायोटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट जरिया बनता है और हमारी बॉडी के अंदर मौजूदा प्रोबायोटिक्स को अगर प्रीबायोटिक मिलेगा तो उसके ज़रिए जो हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरियाज हैं वो अच्छे बन सकेंगे। तो इसलिए अगर किसी बंदे को स्टमक रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसकी बॉडी के लिए शहद जो है वो बहुत मुफीद चीज़ है। इसके अलावा बहुत से लोगों को खांसी की बहुत शिकायत रहती है, चाहे मौसम, बहुत से लोगों को तो सीजनल चेंजेस की वजह से खांसी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और बहुत से लोगों को वैसे ही पूरा साल में किसी भी इशू की वजह से खांसी का मसला पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा हो रहा होता है। तो अगर ऐसे लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं तो शहद उनकी खांसी को, कफ को सुप्रेस करता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कफ सुप्रेसेंट प्रॉपर्टी, जो खांसी को रोकती है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इसका मसला रहता है, अगर वो शहद का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस मसले से बच सकते हैं। ठीक है ज़ोहा, हमें ये भी बता दीजिए कि अगर शहद का इस्तेमाल हमने रोज़ाना अपनी रूटीन में शामिल करना है तो कौन सा वक्त सबसे बेहतर है? अच्छा सिद्रा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहद खाने का दिन में कौन सा वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं। हमसे कोई पूछे कि आप शहद ले रहे हैं, हम आके से कहते हैं कि जी हम ले रहे हैं, लेकिन उसका वक्त बहुत अहम है, क्योंकि हर चीज़ को अगर उसके सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो हमारी बॉडी उसको बहुत अच्छे तरीके से अडाप्ट करती है और हमारी बॉडी में उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नज़र आते हैं। अब शहद खाने का बेहतरीन वक्त हमारे पास सुबह निहार मुँह का वक्त है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह। अगर एक बंदा उसको पानी में, गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल के कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए शहद बहुत मुफीद चीज़ है। अगर एक बंदा जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रह रहा है और वो सुबह निहार मुँह 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच शहद ऐड ऑन करता है तो उससे उसका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होने में आसानी हो जाती है।
इसके अलावा शहद पीने का जो बेहतरीन वक्त है वो रात सोने से पहले भी है। बहुत से लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप रात सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर अगर शहद कंज्यूम करते हैं, तो बहुत से लोग रात को सोते वक्त उनको शुगर की कमी हो रही होती है, यानी कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हो रहा होता है। तो अगर आप लोग सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच शहद ऐड करके पीते हैं तो उस चीज़ से आप बच सकेंगे। और सोते सोते बहुत से लोग जिस तरह से बेहोश हो जाते हैं, उनको कोमा अटैक्स आ जाते हैं किसी भी पेशेंट को, तो इस चीज़ से उनकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहती है और वो बहुत ज़्यादा लो होने से रुक जाती है। इसके अलावा बहुत से लोगों का एकदम पूरे दिन में भी किसी भी वक्त शुगर लेवल कम हो जाता है। शहद उनके लिए भी बहुत मुफीद चीज़ है, क्योंकि अगर किसी भी पेशेंट का शुगर लेवल कम हो रहा है, चाहे वो डायबिटिक है या चाहे वो डायबिटिक नहीं है, चाहे उसको शुगर है या चाहे शुगर नहीं है, उसका दिन के किसी भी टाइम पे अगर शुगर लेवल कम हो गया है तो उसको फ़ौरन 1 चम्मच शहद अगर दे दिया जाए तो उसकी शुगर इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन अगर उसकी शुगर उस वक्त इम्प्रूव ना हो तो फ़ौरन 15 मिनट के बाद आप उसकी शुगर दोबारा चेक करें। अगर कम है तो दोबारा से 1 चम्मच शहद दें और 15 मिनट का इंतज़ार करें। अगर ठीक हो जाती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ठीक नहीं होती, ये अमल 3 दफ़ा दोहराने से, तो उस पेशेंट को फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो शहद का बेहतरीन वक्त सुबह निहार मुँह का टाइम है और रात सोने से पहले अगर आप कंज्यूम करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। और जिस तरह से मैंने बताया कि अगर किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक होता है, यानी कि शुगर की कमी का अटैक होता है, और अगर वो डायबिटिक है उस सूरत में भी, तो आप बेशक उसको उस वक्त 1 चम्मच शहद दे सकते हैं, क्योंकि उससे उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, जोहा ये भी बताइए कि शहद को किस किस अंदाज में हम अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप क्या सजेस्ट करेंगी, बेहतरीन इस्तेमाल का तरीका क्या है? अच्छा सिद्रा, शहद को अपनी खुराक में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि इसको हम अपनी डाइट में डिफरेंट तरीकों में डिफरेंट डिशेस में ऐड कर सकते हैं जिस तरह से, और उसके ज़रिए हम अपनी जो टेस्ट है उसको भी बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहती हूँ कि शहद को आप बेशक 1 चम्मच रॉ कंज्यूम करें, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन बहुत से लोग इसको चाय के अंदर ऐड कर लेते हैं, बहुत से लोग इसको डिज़र्ट्स में ऐड कर लेते हैं एज अ गुड स्वीटनर, एज अ नेचुरल स्वीटनर। जहाँ आपने चीनी का इस्तेमाल करना है वहाँ पर अगर आप शहद का इस्तेमाल करें तो वो बहुत बेनिफिशियल है। मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि आप पराठे के साथ भी अगर शहद का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग जैसे मैंने बताया कि डिज़र्ट्स में डाल रहे हैं, स्मूदीज़ में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि शहद हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल स्वीटनर है। और जहाँ पर हम इसको वाइट शुगर के साथ रिप्लेस करते हैं वहाँ पर हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेके आते हैं। लेकिन एक मिसकंसेप्शन मैं यहाँ दूर करना चाहूँगी। बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स को लगता है कि अगर हम लोग अपनी चाय में, अपने किसी भी डिज़र्ट के अंदर वाइट शुगर की जगह अगर हम हनी ऐड करते हैं, शहद ऐड करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो उनके लिए फ़ायदेमंद उस सूरत में अगर उनको शुगर नहीं है। लेकिन जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रह रहा होता है, उनके लिए भी शहद जो है वो एक मुफीद चीज़ नहीं है, क्योंकि शहद भी हमारी बॉडी में जाकर हमारे शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो अगर शुगर का पेशेंट शहद का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी में शुगर बढ़ेगी और शुगर बढ़ने की वजह से उनको डायबिटीज़ रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो आती जाएंगी, जैसे आंखों का मसला, गुर्दों का मसला, हाथ सुन्न होने का मसला, इस तरह के मसले उनकी शुगर की ज़्यादती की वजह से होते जाएंगे। तो यहाँ पर शहद को हम अपनी डिफरेंट डिशेस में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर पेशेंट्स को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो ना शहद का इस्तेमाल करें, ना ही वो सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल करें अपने खुराक। ठीक है जोहा, ये बताइए कि शहद के अंदर ऐसे कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है? अच्छा सिद्रा, शहद के ग़िज़ाई अज्जा के बारे में जब हम बात करते हैं तो शहद में बहुत थोड़ी अमाउंट में हमारे पास पानी मौजूद होता है और ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास शुगर फ्रुक्टोज़ की फॉर्म में मौजूद होती है। इसके अलावा शहद की मक्खी इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स ऐड करती है जो इसकी ग़िज़ाई अहमियत को और बढ़ा देती हैं। जिस तरह से इसके अंदर मौजूद है एंटीऑक्सीडेंट, आजकल कोरोना वायरस के टाइम पे हमारे लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में से हर उस चीज़ को बाहर निकालती है जो हमारी बॉडी के लिए गैर ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचा रही होती है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत से कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर की बीमारी में हो ये रहा होता है कि हमारी बॉडी का जो अपना सेल है उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा होता है। और स्ट्रक्चर क्यों ख़राब हो रहा होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में गैर ज़रूरी चीज़ें चली जाती हैं जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती हैं। तो शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर किसी भी किस्म का, चाहे हो कॉलन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, हर किस्म के कैंसर के पेशेंट के लिए शहद एक बहुत मुफीद चीज़ है। इसके अलावा वो लोग जिनकी खून की शरियानें बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती हैं, उसके अंदर चिकनाई जमने की वजह से या कैल्शियम जमने की वजह से, तो शहद उनके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि शहद हमारी खून की शरियानों को खोलने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितनी हमारी खून की शरियानें डायलेटेड होंगी, खुली होंगी, उतना ईजीली खून उसमें से मूव करेगा। जितना ईजीली खून मूव करेगा उतना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा।
और जितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर की ज़्यादा होने का मसला यानी कि हाइपरटेंशन का मसला लोगों में फिर कम नजर आता है। इसके अलावा बहुत से लोगों में लिवर एंजाइम्स ALT और AST के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को जिगर के मसले होते हैं, हेपेटाइटिस का मसला होता है, A है, E है, B, C, सिरोसिस का मसला है, जॉन्डिस का मसला है, उनके हमेशा लिपिड प्रोफाइल जब करवाते हैं या उनके लिवर एंजाइम जब टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर ALT, AST के लेवल्स ज़्यादा आने की वजह से उनका वो मसला और बढ़ रहा होता है। तो अगर ऐसे केस में ये पेशेंट्स शहद का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा शहद हमारी बॉडी में जाकर HDL बनाता है जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और हमारी बॉडी में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को यानी कि LDL को बाहर निकालने में हेल्प आउट करता है। तो अगर ऐसे लोग जिनकी लिपिड प्रोफाइल में HDL कम है और LDL ज़्यादा है, अगर वो शहद का इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल की वजह से उनके LDLs कम होते जाएंगे और HDL बढ़ते जाएंगे जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो उस सूरत में उनकी जो हार्ट हेल्थ है, जो उनके दिल की सेहत है, वो भी बेहतर होती जाएगी। बहुत शुक्रिया जोहा सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रही। शहद के ग़िज़ाई अज्जा के हवाले से, अफादियत के हवाले से हमें बता रही थी और जो सबसे अच्छी बात जोहा ने बताई है वो यही है कि अगर आप सुबह के वक्त फास्टिंग में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर आप बहुत सारे मसाइल से बच जाते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से तो अच्छी खबर आई थी, लेकिन उसके साथ साथ एक बुरी खबर ये भी आई थी कि LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान में 22 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद LPG की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 112 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। क्या वजह है कि LPG की कीमत बढ़ा दी गई है? क्योंकि इसे करीब का ईंधन कहा जाता है। एक बड़ी तादाद है रिक्शा ड्राइवर्स की और लोगों की जो कि घरों में सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक इरफान खोकर साहब हैं, सदर हैं आप LPG एसोसिएशन लाहौर के। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इरफान साहब, ये क्या मामला है? पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में तो रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, पहले भी 15 रुपए, अब फिर 15 रुपए, लेकिन LPG महंगी क्यों है? क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LPG चूँकि वाकई बड़ी अच्छी बात की, गरीब का फ्यूल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरी तो इंटरनेशनल लेवल पे इसकी प्रोडक्शन कम होगी। जब इसकी प्रोडक्शन कम होगी, पाकिस्तान में भी इसी तरह है कि इसकी जो रिफाइनरी जो हमारी लोकल प्रोडक्शन थी वो भी ना होने के बराबर है। तो सारा इंपोर्ट पे हमारा दारमदार, इंपोर्ट पे पूरी दुनिया में जो LPG सप्लाई हो रही है उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी और उस डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्रूड ऑयल इतना गिरने से उसकी रिफाइनरीज ने इसकी पैदावार में कमी की है। तो अब हुआ ये है कि पॉलिसी में एक हमारे यहाँ पे पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। मैंने भी इसी मिनिस्ट्री में नदीम बाबर साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये गरीब का फ्यूल है, इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत में बाकी चीज़ों को रिलीफ मिले, इसको भी रिलीफ मिले और कोई तरीका। लेकिन चूंकि लोकल रिफाइनरीज बंद है, हमारी लोकल प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया है। लेकिन इसके ऊपर मिनिस्ट्री बिल्कुल गौर कर रही है। इस वक्त जो मिनिस्ट्री पेट्रोलियम की तरफ से जो रिक्वेस्ट हमने की है बार बार कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो है वो बदहाली का शिकार हुई है। पूरी पाकिस्तान में जो LPG जो पैदा होती है बाहर से आती थी, उसकी टोटल जो 60% किस्म कह लें लोकल इंपोर्ट जो टोटल सेल थी वो थी हमारी ऑटो सेक्टर में, वो थी हमारी इंडस्ट्री में, वो शादी हॉल्स के सिलसिले में, वो रेस्टोरेंट और दीगर जगह। अच्छा इरफान साहब, आपने खुद ही बता दिया है कि किस किस इंडस्ट्री में LPG का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। सर्दियों की बात की जाए तब तो लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गैस नहीं आती इसलिए चलें डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन आजकल तो गर्मी का मौसम है तो डिमांड में किस तरह से इजाफा हो रहा है? शादी हॉल्स भी बंद हैं, बड़ी बड़ी तकरीबन इंडस्ट्रीज भी बंद हैं, कारोबार भी बंद हैं, रिक्शे भी इस्तेमाल नहीं कर रहे जो रूटीन में करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, डिमांड में कैसे इजाफा हो रहा है? देखिए हमारी एक्चुअल हुआ ये कि हमारी अपनी जो प्रोडक्शन थी वो ना होने के बराबर है। अपनी रिफाइनरीज बन चुके, एक तो क्रूड ऑयल की कीमत गिरी, दूसरे हमारी जो लोकल जो पेट्रोल का इस्तेमाल था वो कम होने से रिफाइनरीज अपनी प्रोडक्शन नहीं कर रही, वो बंद पड़ी हुई है। अब जब बंद होगी डेफिनेट वो रिफाइनरी चलेगी तो LPG पैदा होगी। लेकिन ये जरूर बिल्कुल आपने ठीक बात की कि इस वक्त हमारी जो खपत है, जो इस्तेमाल था वो कम हुआ है, यानी 60% इस्तेमाल कम होने के बावजूद भी पूरी नहीं पड़ रही, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इस वक्त हमारा इंपोर्ट पे इंपोर्ट की कीमत जो है ना वो LPG की बढ़ी है। मैं आपके प्रोग्राम तफसल से मेरे बहुत से दोस्त, मैं जब इसकी फोरकास्ट कर रहा था, पहले से मैं प्रोडक्शन कर रहा था कि LPG की कीमत बढ़ेगी, तो मेरे दोस्त शायद मेरे को इल्जाम भी लगा रहे थे कि ये
किसी माफिया की लाइन है या ऐसी चीज़ें की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। और कीमत हमेशा से क्रूड ऑयल की जब कीमत गिरी तो एलपीजी कीमत भी गिरती थी, लेकिन मैंने चूंकि ये मैंने अपने दोस्तों के लिए हमेशा डेली में सुबह उठ के पोस्ट करता था कि एलपीजी कीमत बढ़ेगी। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, तनकीद का निशान, लेकिन चूंकि हमारी पॉलिसी में इतना बड़ा फुकदान है कि इसके लिए इस वक्त हम इस प्राइस की कीमत हमल नहीं है। अच्छा, जब भी पहले भी हम एलपीजी की बात करते हैं तो हमेशा आप पॉलिसी पे बात करते हैं कि बाकायदा कोई इसकी पॉलिसी मौजूद नहीं है, अगर ये गैर कानूनी है तो फिर बंद कर दें, जो दुकानों पे भी बिक रही है। जी। और जो गैर मयारी सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है घरों में, फैक्ट्रीज पे छापे मारे जाने चाहिए, यानी पूरा एक मैकेनिज्म अभी तक तय नहीं है जिसकी वजह से। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात ले ली। अब पाकिस्तान में लाखों जो दुकानें खुली हुई हैं, हर गली मोहल्ले में मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि लाखों खानदानों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा इनको लाइसेंसिंग देके, इनको लाइसेंस देके बकायदा और एक कारोबार कानूनी दायरा कार में बनाया जाए, तो लोगों का रोजगार तहफ़्फ़ुज़ हो, बाइज्जत तरीके से लोग काम कर सके, रोटी रोजी कमा सकें। कोई पुलिस वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, वो तजलील करता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त जब कोई ऐसा भाई से पुलिस वाला आके पुलिस गर्दी या कोई ऐसा सरकारी एहलकार बत्तागिरी लेता है तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। पूरे पाकिस्तान में मेरी गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान में लाखों खानदानों का रोजगार एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6 से 7 लाख क्रॉस कर चुका है। इनको एक तो प्रॉपर रोजगार मिल जाएगा, इसके लिए सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इनको लाइसेंसिंग की जाए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन से भी गुजारिश है, मेरी बिल्कुल पैरामीटर तय करें, इसकी लाइसेंसिंग फीस रख दे ताकि ये बत्तागिरी का खात्मा और बाइज्जत तरीके से हम लोग बिजनेस भी कर सकें। लेकिन अभी ये तमाम काम जो हो रहे हैं ये इरफान साहब गैर कानूनी, बिल्कुल इस पर कोई पॉलिसी नहीं बन रही। इस पर तमाम दुकानों को लाइसेंस मिलने चाहिए, सेफ्टी को मद्देनजर। नंबर 1। नंबर 2, अहम बात जो हमने लास्ट टाइम मिनिस्ट्री में की थी कि अब इसमें जो एलपीजी का मार्जिन है वो एलपीजी मार्केटिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर का एक साथ है। हमने रिक्वेस्ट की इनका मार्जिन अलग अलग जब कर देंगे तो जो बंदा भी जो ब्लैक मार्केटिंग है वो पकड़ा जाएगा। ये 2 चीज। तीसरी चीज हमने ये कही थी, पहाड़ी इलाकों में लोगों की बाइंग पावर नहीं है। आप एक तरफ तो ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये एलपीजी के जो लोगों की क़ुव्वत खरीद से बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। आप देखें अगर उसी हिसाब से अगर क्रूड ऑयल के हिसाब से देखें तो इस वक्त एलपीजी कीमत 50 रुपए केजी से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे जो कीमत बढ़ी है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ी। पॉलिसी कोई नहीं है, उसको इंपोर्ट को सब्सिडाइज हम नहीं कर पा रहे उसके ऊपर, बल्कि इंपोर्ट में 5% एडवांस टैक्स भी है, लेवी टैक्स भी है। पॉलिसीज क्यों नहीं बनाई जा रही? अब मुझे वजूहात बताइए, बल्कि देखने वालों को भी बताइए कि अगर ये कारोबार या फिर जो लोग भी कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, फिर उनको बंद हो जाना चाहिए। लेकिन इंतजामिया के बिल्कुल नाक के तले हर गली मोहल्ले में हम लोग देखते हैं कि मौजूद है वो दुकानें भी जहाँ पर वो जो सिलेंडर गैर मयारी हैं वो एक तरह के बम पड़े में। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से हम तमाशा प्रोग्राम में हमने कोई मेरा ख्याल है 100+ प्रोग्राम कर दिए, लेकिन गैर मेरी कारखाने गुजरांवाला में बंद हम नहीं करा सके। हम नहीं बंद करा सके। रक्षा में जो स्टैंडर्ड चल रहा है इस वक्त पूरे लाहौर में कम से कम 1.5 लाख करीब रक्षा तमाम के तमाम इनलीगल सिलेंडर चल रहे हैं, गैर मेरी सिलेंडर चल रहे हैं। हमने गौरी साहब ने बैठ के हमने बड़ी कंपेन की, लेकिन वो चेंज नहीं हो सके। उसके बाद जो मैं पहले बात कर रहा था कि लोगों की बाइंग पावर से आप ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, दरख्त लगाने की बात है, लेकिन दरख्त कट रहे हैं। कैसे कट रहे हैं? मैं हुकूमत वक्त से बार बार कहना चाह रहा हूँ कि आप नादर्न एरिया में लोगों की बाइंग पावर बिल्कुल ना कोई कारोबार है, बिल्कुल इस वक्त लॉकडाउन में सूरत बिल्कुल बदहाली का शिकार है। वहाँ पे एलपीजी की जगह लोग लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लोगों की क़ुव्वत खरीद खत्म हो गई है। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे गिलगित, चित्राल और ऐसे इलाकों में, दूधराज को इलाके जो हजारा डिवीजन है, दूधराज, नीलम वैली है, आज़ाद कश्मीर में जब एलपीजी की एक सिलेंडर की जो वहां तक ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो 200 रुपए से लेकर 450 रुपए तक है, तो वहां पे हमारा प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट है वो कंपनीज का मिलाकर वो 400 समथिंग है। तो इस वक्त जब गैस शॉर्ट होती है वो सारा प्रॉफिट जो है एक तरफ चला जाता है। मेरी गुजारिश है एक तो ट्रांसपोर्टेशन की बात में जो नादर्न एरियाज हमारे पहाड़ी इलाके उनको सबको सब्सिडाइज किया जाए ताकि आवाम को सस्ती गैस मिले और ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब पूरा सके। इरफान साहब, आप हल भी बता रहे हैं, बता भी रहे हैं कि इससे क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह से ठीक किए जा सकते हैं। अब मुझे रीजन बताइए कि क्यों नहीं किया जा रहा, पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही? क्योंकि पहले भी जब हमने एलपीजी पे बात की थी तो ये तमाम मामलात पे बात हुई थी। रीजन क्या है? लास्ट मीटिंग में नदीम बाबर सब मीटिंग चेयर कर रहे थे, तो हम नादर्न एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे थे, ओगरा की टीम भी बैठी थी, डायरेक्टर जनरल गैस भी बैठे थे। तो मैंने एक इंकशाफ किया, मैंने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, गैस बहुत ज्यादा है, आप फिक्र नहीं करें। तो कहते प्रॉब्लम जो इस वक्त है आपको, मैंने कहा सर ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री का
सेक्टर शादी हाल सब बंद हो चुके, 60% गैस का इस्तेमाल ही वहाँ था। तो मैंने जब कहा तो उन्होंने ओगरा की तरफ बड़ी सवाल अंदाज भी कही जी बिल्कुल 60% इस्तेमाल वहाँ पे। तो दूसरी चीज़ अब देखें 60% इस्तेमाल उसमें, लेकिन ऑटो सेक्टर में ओगरा ने ऑटो सेक्टर की अप्रूवल 2005 में दी, ऑटो स्टेशन लग गए, लेकिन बंदूक दे दी, लाइसेंस दे दिया, चला नहीं सकते। आप देखें कि 60% गैस इस्तेमाल जो है तकरीबन ऑटो सेक्टर में जितने रक्षण में गैस इस्तेमाल हुई सारी इनलीगल है, बिल्कुल ऐसा सारी इनलीगल। इसमें पॉलिसी का फकदान देखें, हम बार बार कहते हैं इसके ऊपर पॉलिसी बनाए, लाखों खानदानों का रोजगार है, इन दुकानदारों को लाइसेंस दें। ऑटो गैस में देखें, ऑटो गैस में अगर इसका इस्तेमाल अगर लीगल कर देंगे तो LPG हमारी 70% सिर्फ रक्षा में और तमाम ऑटो में 50% सस्ती है। ठीक, इसकी पॉलिसी। दूसरी बात यह कि यहाँ अगर इसको दुकानों को या मिनी ऑटो गैस स्टेशन लाएंगे या सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए यूके स्टैक का कोई भी सिस्टम लाएंगे तो आप अंदाजा करें, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि कम से कम 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इस मुल्क में, 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग तहफ़्फ़ुज़ फील करेंगे। और लोगों का एक मुतबादल आपके पास फ्यूल भी आ जाएगा, प्रॉपर फ्यूल आएगा जो पूरी दुनिया में LPG आने वाले वक्त के लिए क्या आप प्रिडिक्ट करते हैं? कीमत मजीद बढ़ सकती है क्योंकि अगर इस पे पॉलिसी ना बनी, इम्पोर्ट को फिजिबल ना किया गया, इम्पोर्ट के ऊपर 5.5% एडवांस टैक्स खत्म किया गया, लोकल पे लेवी टैक्स खत्म ना किया गया और GST हमने इस वक्त हमने देखें कम से कम ऑलमोस्ट 250 करोड़ के करीब हमारी इंडस्ट्री जो है वो बदहाली का शिकार है। इस पर टैक्स खत्म किए जाए, इसके ऊपर बैंकों को चाहिए कम से कम 6 महीने का इसको रिलीफ दें, जो इंस्टॉलमेंट हैं और बाकी चीज़ों मेरी फिर भी गुजारिश है कि इस मौके पे डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी अलग किया जाए। इसके ऊपर जो तरीकाकार जो सिस्टम अडाप्ट करना अभी से करें। इस वक्त इंडस्ट्री हमारी बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल, हम तनख्वाहें भी दिन नहीं दे पा रहे मुलाजमीन की, तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। आपने लोगों को घरों तक महदूद करें, लोगों ने खाना पीना भी है, लोगों की बाइंग पावर नहीं रहेगी, लोगों की क़ुव्वत खरीद पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की मद में इसको जरूर सब्सिडाइज करें। बाकी तमाम इंडस्ट्री के लिए आपने सोचा प्राइम मिनिस्टर इसको भी देखें, इसको रिव्यू करें, पॉलिसी को रिव्यू करें ताकि LPG एक गरीब का फ्यूल है ताकि सस्ता फ्यूल ठीक है। बहुत शुक्रिया मलिक इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद रहे और तमाम तरह मसाइल के हवाले से हमें बता रहे थे कि किस तरह से पॉलिसी नहीं बनाई जा रही जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में एक दिन में पहली बार कोरोना वायरस के तकरीबन 1200 से ज़ायद पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जो कि अब तक के मुताबिक तादाद में सबसे ज़्यादा है। पंजाब में बात की जाए तो 6340 तक तादाद जा पहुंची है, लाहौर में 1820 है, जबकि पूरे पाकिस्तान में 400 से ज़्यादा अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। अच्छी खबर यह भी है कि अभी तक पूरे पाकिस्तान में 4351 अफराद रिकवर करके सेहतयाब होकर अपने घरों तक भी जा चुके हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी, टेस्टिंग सहूलत, टेस्टिंग करना, सबसे ज़्यादा यही इलाज है कि ऐसे लोग जिनमें वायरस की तशख़ीस हो जाए उनको नॉर्मल लोगों से, सेहतमंद लोगों से अलग कर दिया जाए ताकि उसका फैलाव रोका जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा राइज है और इसी पर काम किया जा रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर फौजिया ताहिर जावेद साहिबा हैं, जिन्ना अस्पताल से आपका ताल्लुक है, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट हैं आप। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहबा, हमें बताइए कि अभी तक टेस्टिंग कैपेसिटी जितनी चल रही है क्या हमारे यहाँ काफ़ी है, कितनी बढ़ जानी चाहिए? मेरे ख्याल में तो जितनी कैपेसिटी हमारी है अभी हम फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। ठीक, हमारे इस वक्त पंजाब में, मैं आपको कल का नंबर बता देती हूँ कि सिर्फ पंजाब में हमारे 1900 टेस्ट हुए। इसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर सकें। हर लैब को आप देखें उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। हुकूमत से मेरी ये गुजारिश होगी कि आप डिफरेंट एजेंसियों को इन्वॉल्व करें, जैसे आपने आर्मी को, इंटेलिजेंस वालों को, बाकी इदारे जो आप रेगुलेट करते हैं उनको अपने साथ मिलाएं, हेल्थ लेबॉर्ट्री पर्सनल्स के साथ मिलाएं और जिनकी जितनी कैपेसिटी, जैसे हमारी कैपेसिटी फ़िलहाल 500 है, हम 1000 तक कर सकते हैं अगर हमें इतने नंबर ऑफ टेस्ट दिए जाएं। अच्छा, ये आप जिन्ना अस्पताल की बात करी है कि 500 आपके पास कैपेसिटी है, बिल्कुल। टेस्ट कितने हो रहे हैं? टेस्ट डिपेंड करते हैं, मैक्सिमम 150 तक आते हैं मैक्सिमम जब से ये आगाज हुआ। हाँ जी। बिलाल,
एक तरफ तो कहा जा रहा है कि टेस्टिंग, अब कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास तकरीबन कोई 5-6 हज़ार तक तो पहुंच ही चुकी है, लेकिन टेस्ट उतने क्यों नहीं किए जा रहे थे? लोग तो लाइनों में लगे हुए हैं कि हमारे टेस्ट करें, या फिर जो टारगेटेड हैं जिनके हो चुके हैं उनके घर वालों के करने हैं, रिश्तेदारों के करने, क्यों नहीं किए जा रहे थे? देखिए सिद्रा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हाँ। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह मैडम ने बताया कि हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन हम कैपेसिटी को मुकम्मल यूटिलाइज नहीं कर रहे। उसकी कुछ रीजंस हैं। जिस तरह बताया कि जिना हॉस्पिटल में 500 है लेकिन 150 हो रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात कर लें तो वहाँ पे कहा यह जा रहा है कि योमिया जो टेस्ट है ये इसकी जो कैपेसिटी है 4000 से 5000 तक कर दी गई, जो कि 6000 पर डे उन्होंने लेके जानी है। लेकिन अभी तक एक्चुअली जिस तरह पता चला कि कल 1900 हुए, ठीक है, उससे पहले 2500 हुए। अब ये भी एक इशू है क्योंकि अब दूसरा इसमें एक्सपेक्ट ये आ रहा है कि कुछ अब हम सिचुएशन देख रहे हैं कि पहले लोग खुद थे, कहते थे कि हमारा टेस्ट हो, हमने टेस्ट करवाना है, लोग अस्पतालों के अंदर जाते थे। अब सूरत हाल ये हो गई है तो अब लोग पीछे हट रहे हैं, लोग थोड़ा सा कम टेस्ट करवा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि लोगों ने सूरत हाल देख ली है कि क्या है। अब आप देखें कि जिसका सपोज मेरा टेस्ट होता है, मैं कहता हूँ मेरा टेस्ट होता है तो मेरी तो खैर है, फिर आगे जो मेरी फैमिली को जो मसले मसाइल होगी, क्लोज कॉन्टेक्ट्स में जो जाएंगे, फिर उनको भी फिर वो मतलब उठा के ले जाएंगे। फिर इस वजह से अब हो ये रहा है इसी तरह कि जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है वो फिर टेस्ट के लिए आ रहा है। वो भी तब आता है जब उसको कोई रिलेटिव उसको हॉस्पिटल में। बिलाल जो बता रहे हैं कि अभी तक हम उसी क्राइटेरिया पे टेस्टिंग कर रहे हैं कि जिन लोगों में साइन एंड सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, या फिर आप अगर जिना अस्पताल में होती है, क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है, किस तरह से रिकमेंडेशन दी जाती है कि इन लोगों के टेस्ट होने चाहिए? हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो पेशेंट्स जो अपने खुद कराना चाहते हैं, हो सकता है वो नॉर्मल पेशेंट्स हों, ठीक, वो भी दे आर मोस्ट वेलकम। करवा रहे हैं आप? करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। उसको कोरोना आउटडोर का नाम दिया गया है। जो भी कराना चाहता है वो अगर समझते हैं कि उनको कराना चाहिए, सिम्टम्स हैं या नहीं है, वो आते हैं और हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। सैंपल लेकर रख लेते हैं और हम उनका टेस्ट करते हैं। दूसरा वो एरिया है जहाँ पे सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है, और उसमें भी आगे हमने 2 टीयर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे सिम्टम्स हैं लेकिन कोई ज़्यादा उनके टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, उनको लहदा रखा हुआ है ताकि वो मिक्स ना हो दूसरों के साथ। और एक ऐसा एरिया जहाँ पे पॉजिटिव या ज़्यादा सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को रखा गया और उन सब के टेस्ट हो रहे हैं। बिलाल, जिना में डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि ऐसे लोगों के भी कर रहे हैं जो कि खुद विलिंगली आ रहे हैं कि हमारे टेस्ट हो जाने चाहिए, हमारा किसी के साथ कॉन्टेक्ट हुआ है। बाकी जो हमारी लैब्स हैं वहाँ पर भी ऐसा कोई है प्रैक्टिस कि जो भी जाके करवाना चाह रहा है उसका टेस्ट हो रहा है? इस तरह अब सूरत हाल कुछ बेहतर हो चुकी है। वो अब ये है कि प्राइवेट भी करवा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे भी हो रहा है। अब तो गवर्नमेंट खुद कह रही है बल्कि आए आप अपने जो टेस्ट हैं ये करवाएं। अब इशू ये नहीं रहा। अब थोड़ी सी टेक्निकली बात है, वो समझने वाली ये है कि जब आप किसी का टेस्ट जब आप करते हैं फिर उसको क्वारंटाइन करते हैं, तो क्वारंटाइन की आपने आजकल देखा होगा पिछले 1 हफ्ते से जो सूरत हाल है सोशल मीडिया पे बड़ा देखा होगा, तो लोग इस वक्त अब हमसे पूछते हैं कि भाई हम क्या करें। तो क्योंकि हम एज आ मतलब इसको जब चीज़ों को सारी को देखते हैं फिर लोग पूछते हैं कि यार हम तो अपना टेस्ट नहीं करवाएंगे, अब अलामात जाहिर हो भी रही हैं फिर भी नहीं करवाएंगे कुछ हद तक जाके। तो ये वजह है कि हमारे यहाँ एक तो ये है कि जितना भी ये वायरस है ये सिम्टोमेटिक है। इसमें जो अच्छी बात है उसमें ये है कि मतलब 80% को हमारे लोगों को अलामात जाहिर ही नहीं होती, तो जिसकी वजह से लोग टेस्टिंग की तरफ नहीं जा रहे। अगर लोग जो टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, अब गवर्नमेंट की जानिब से एक और अच्छा इकदाम था स्मार्ट सैम्पलिंग का, उसमें फिर एक इशू था उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब गवर्नमेंट ने उसको भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि जो मतलब ऐसे अफराद जो कि सोशल मीडिया गूगल फेसबुक यूज करते हैं तो उनको भी फिर और जो सबसे ज्यादा कोरोना को सर्च कर रहे हैं उनकी अलामात के हवाले से या तरीका इलाज देख रहे हैं तो उनको भी जो है वो ग्रैब किया जाएगा, उनको टेकअप किया जाएगा। फिर इस पे हम बात करते हैं बिलाल के स्मार्ट सैम्पलिंग कितनी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, कई जगह से ये शिकायत मौसूल हो रही है, ये सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि हम लोग तकरीबन कोई 30-35 दिन से क्वारंटीन में हैं या आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, हमारे टेस्ट के सैंपल ले लिए जाते हैं लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आती। जब एक टेस्ट का सैंपल लिया जाता है वो कितने दिन तक, कितने घंटों तक इस काबिल रहता है कि उसका प्रोसेसिंग हो जाए और कितने घंटे के बाद वो ज़ाया हो जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसमें वायरस है, वायरस को जब हम उसका सैंपल लेते हैं, ये सब पहले आम जिसको सारी आम आवाम को पता है कि ब्लड सैंपल लिया, रख दिया, कराची भेज दिया, दूसरी जगह भेज दिया, वो आप आराम से कर सकते हैं। ये वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में एक ख़ास मरकब के अंदर इस सैंपल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सैंपल लेते ही
एक तो सैंपल लेते हुए बहुत एहतियात करनी होती है। जब आप ले लेते हैं तो उसको फ्रिज में रखना है ठीक 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी जल्दी उसको प्रोसेस कर लें। ठीक इसीलिए हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने जितनी लैब्स को फैसिलिटेट कर सकते थे उन्होंने कहा कि आप कैपेसिटी अपनी बनाएं। उन्होंने पैसे भी दिए, उन्होंने मदद की है हुकूमत ने उनको बनाने में। अब चाहिए यह कि वो फ़ौरन से पहले वो प्रोसेस कर दें। मैंने ये देखा कल एक मैं वीडियो देख रही थी वो जो मुझे व्हाट्सएप पे आई हुई थी कि जहाँ पे ऐसा सुना गया कि वहाँ पे सैंपल्स दिए हुए काफ़ी दिन हो गए। जगहों से ये डॉक्टर साहब वीडियोस रिपोर्ट हो रही हैं, ये हाँ, किसी लेकिन एक जगह के हमारा नहीं? हाँ। जैसा हमारा जिनाक है, आज मैंने सुबह 6 बजे सैंपल्स लगा दिए यहाँ पे आने से पहले। अब मैं 2 घंटे बाद जाकर रिपोर्ट कर दूंगी। हमारे तो 6 से 8 घंटे में रिपोर्ट हो जाती है, सेम डे रिपोर्टिंग हो रही है। अच्छा, 6 से 8 घंटे में रिजल्ट आ जाता है? हमारा अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना हॉस्पिटल में हम 6 से 8 घंटे में रिपोर्ट कर देते हैं। इसमें सीधा जो इसका जो प्रोसीजर टाइम है वो इतना ही है, ठीक। गवर्नमेंट सेटअप में भी इतना तो ही फिर है। 24 घंटे क्यों बताया जा लेकिन वो 48 आवर्स 24 आवर्स से 24 आवर्स का टाइम इस वजह से दिया जाता है क्योंकि वो वहाँ पे यूज लेवल पे होते हैं। वहाँ पे फिर मुतलका टाउन के डिवीज़न के हवाले से फिर वो टेस्टों की एक लिस्ट बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद फिर उनको जारी करना पड़ता है। बहुत सारा प्रोसीजर्स और होते हैं। जिसमें डॉक्टर फिर साहब उनको अब time मुझे लगता है। ये भी बताइए कि एक टाइम में कितने टेस्ट हैं जो प्रोसेस होते हैं? ये भी डिपेंड करता है, वेरी करता है लैब टू लैब। जैसे अब मेरी अपनी लैब में हाँ। मेरे पास 2 फैसिलिटीज़ हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए। ठीक। एक में मैं एक वक्त में 100 के करीब 96 सैंपल्स लगा लेती हूँ, दूसरे में 50 के करीब लगा सकते हैं। हाँ। एक बैच जो हम 6 से 8 घंटे का, उसमें आराम से 150 टेस्ट हम करते हैं। टेस्ट हो जाता है। अब ये बताइए कि ये जो तादाद आपने कहा कि ये भी मशीनरी टू मशीनरी वेरी कर रही है कि उसमें अगर वो जो आप बता रही हैं कि 100 की किट मौजूद है जिसमें आप 100 प्रोसेस कर सकती हैं, अगर उसमें आप कोई 20, 25, 30 रखती हैं तो वो भी हो जाएंगे या फिर 100 का इंतजार करें? नहीं, हम इंतजार नहीं करते। हम पेशेंट का बेनिफिट देखते हैं कि उसका किस चीज़ में, अगर पेशेंट 20-25 में सैंपल आए तो हम वो प्रोसेस कर देते हैं प्रोसेस ताकि रिजल्ट जल्दी आ जाए। हाँ। जिसका एडमिशन करना है और हम जल्दी से जल्दी जो जिनका पॉजिटिव आया उनको अलहदा कर दें सेहतमंद पॉपुलेशन। अभी तक जो आप एक देख रही हैं पूरा, क्योंकि जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या परसेंटेज सामने आ रही है? दिस इज़ अलार्मिंग, लेकिन ये हमारी आवाम को पता होना चाहिए। हाँ। मैं देखती हूँ कि आवाम को मैसेज भी जा रहे हैं, हर फ़ोन पे मैसेज जा रहा है, मीडिया मैसेज दे रहा है, सब लोकल कम्युनिटी बता रही है, मसाजिद बता रही हैं, लेकिन हमारी आवाम पे असर नहीं हो रहा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमने मिड मार्च में हमने टेस्टिंग शुरू की थी पब्लिक सेक्टर में, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में, तो उस वक्त जो एवरेज आ रही थी 1% था, 100 में 1 पॉजिटिव होता था। अब ऐसा बढ़ते बढ़ते जो हमने लास्ट बैच लगाया 96 का, उसमें 18% से 20%। ठीक। बिलाल, एक इसकी रीज़न ये भी है लोगों की गैर संजीदगी की कि मुसलसल एक तो इस वायरस नया है, ज़ाहिरी बात है माहिरीन को समझने में भी टाइम लग रहा है, लोग थक चुके हैं यही सुनते सुनते कि आने वाले 15 दिन या 10 दिन या 1 हफ्ता, क्योंकि जब से तकरीबन लॉकडाउन को भी 1 महीने से 8-10 दिन ऊपर ही हो चुके हैं, तो लोग थक चुके हैं कि हमें एक्चुअल क्यों नहीं पता कि कितने दिन हमने खुद को महदूद रखना है, कितने दिन के बाद नॉर्मल ज़िंदगी शुरू होने वाली है। देखें सीधा असल जो इम्तिहान है अब भी शुरू हुआ है, इससे पहले तो सिर्फ आप ये समझ लें कि ट्रायल चल रहा था। हाँ। क्योंकि ये जो मई का मंथ है, फिर इसके बाद जून आएगा, जुलाई आएगा। आपको पता होना चाहिए कि WHO की जानिब से जो रिकमेंडेशन जो प्रेडिक्शन दी गई हैं वो जुलाई तक की हैं, और मई का ये भी कहा जा रहा था कि 22 मई 25 मई तक पीक टाइम जो है वो होगा, फिर उसके बाद जुलाई तक केसेस की तादाद बढ़नी है। तो अभी आप देख लें कि कल से अब तक अमवात भी ज़्यादा हुई हैं, केसेस भी ज़्यादा आए हैं। तो ये इस वजह से अलार्मिंग है क्योंकि हमारी जो लोकल इसकी कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसमिशन है वो शुरू हो चुकी है, और ये इतनी बढ़ चुकी है कि महकमा सेहत के मुताबिक 80% जो है लोगों में ये इस वक्त ट्रांसमिट कर चुकी है। तो इसको अब इशू ये है कि ये जो अब सिस्टम सारा चल गया है, अब लॉकडाउन ख़त्म हो या लॉकडाउन लगे, अब इससे इशू नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकल ट्रांसमिशन जो शुरू हो चुके हैं, अब इस चेन को कैसे ब्रेकअप किया जाए, ये अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी की वजह से अब सबको मेहनत करनी होगी। तो उसमें दूसरी बात ये है कि ये तभी टूटेगी जब आप इसको जितना महदूद रहेंगे, महफूज रहेंगे, और जिन लोगों की टेस्टिंग ज़्यादा होगी वो अपने आप को फिर क्वारंटाइन करें, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिलीज़ को बचाएं। आप देख लें कि अब जिनकी कुछ लोग इसी डर से, खौफ से नहीं करवा रहे कि यार मुझे आ जाएगा तो बाद में मेरी फैमिली को वो ना पकड़ लें। बिल्कुल ऐसा ही। थोड़ा सा मैं बता दूं ज़रूर कि ये जो जिस तरह सार्स कोविड जो है पेंडेमिक
बैनुल अक़वामी तौर पे पूरी दुनिया में फैल चुका हुआ है। बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये कहना कि अब ख़त्म हो जाएगा, ये गलत ये साथ चलेगा, ये गलत बयानी है। ये समझने की ज़रूरत है, ये बहुत अर्सा, कम से कम 2 साल से पहले ख़त्म नहीं होने वाला। अच्छा डॉक्टर, माइक्रोबायोलॉजी के मुताबिक जब तक 60 से 70% पॉपुलेशन दुनिया की इफेक्ट नहीं हो जाएगी, ये नहीं खत्म होगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, अच्छा फिर क्या चलेगा? फिर यही वाली जो बातें हैं इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। जब भी कोई पैंडेमिक होता है उसमें ये होता है, जिस तरह अभी पहली वेव आई हुई है, फॉल स्प्रिंग के बाद हो सकता है एकदम से नंबर ज्यादा हो जाए। ठीक है, जितना भी नंबर चल रहा है एकदम से ज्यादा होगा। मौसम का असर होगा इस पे? मौसम का नहीं, ये ट्रांसमिशन का है और डिपेंड करता है कि हम कितने प्रिकॉशनरी मेजर्स करते हैं। जैसा बिलाल भाई ने बताया अभी कि हुकूमत कितना लॉकडाउन करती है, लोगों की सोशल जो आप फासले पे कितने, कम से कम 6 फुट के फासले पे रहना चाहिए। बिलाल, स्मार्ट सैम्पलिंग की एक जानिब बात हो रही है और ये जो टेस्टिंग है, सैम्पलिंग है, इसी को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाने की गवर्नमेंट की जानिब से बहुत कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब शिकायत ये भी बहुत सारी मौसूल हो रही हैं कि जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं वो बाकायदा खुद अस्पतालों से रब्ते कर रहे हैं कि हमारी फैमिली के कर दें या हमारे जो साथ मिलने जुलने वालों के उनके कर दें टेस्ट। उनको कोई पूछ नहीं रहा। देखें, ये भी एक एस्पेक्ट है। दूसरा फिर ये एस्पेक्ट है कि मतलब अब टेस्टिंग की तो इशू अब थोड़ा सा मतलब कम रहा है। अब टेस्टिंग मेजॉरिटी किट्स तो आ गई हमारे पास, इक्विपमेंट तो आ गया, लेकिन अब हॉस्पिटल्स में भी अब हो रहा है। तो अब बात ये है कि अब जिस तरह वो मैडम ने भी बताया कि ये पेंडेमिक है, ये लंबी इनिंग्स ये खेलेगा और इसने खेलने में ये तब तक कायम रहेगा जब तक कि अब इसकी वैक्सीन नहीं आती हो। जब तक 80% लोगों को होता नहीं तो फिर तब तक ये इम्यून, तब ये 80% को हो जाएगा, फिर हम लोग इम्यून हो जाएंगे, बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी ना, बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, फिर हमें इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं जो वो फिर हमें नहीं होगी। तो इसी वजह से अभी ये सारी सूरत हाल चलेगी। और अभी आप स्मार्ट सैम्पलिंग का हो गया आगाज, स्मार्ट सैम्पलिंग का भी आगाज़ कर दिया गया है। और जिन इलाकों से ज़्यादा निकल रहे हैं अब उनको उनकी जो है वो स्मार्ट सैम्पलिंग शुरू कर दी गई है। अभी कितने लाहौर के इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पर सील हैं बिलाल? उन्हीं इलाकों से दोबारा से सैम्पलिंग ली जाएगी या फिर मुख्तलिफ इलाके? इसमें एक तो वो इलाके भी शामिल हैं जिनको सील किया गया, वो तकरीबन 18 के करीब है। पहले तो ये था कि जिस गली से निकलता था उस गली को पर्टिकुलर उस घरों को ही सैंपल लेके सील कर दिया जाता था। लेकिन अब ये है कि अब इस गली की सराउंडिंग्स में जितने घर होंगे मेजर उनके टेस्ट लिए जाएंगे। फिर इसके अलावा ऐसी जगहें जहाँ पे रश ज़्यादा होता है वो किसी भी किस्म की मंडियाँ हो जाएंगी, हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, मार्केट्स, बड़ी मार्केट्स हो जाएंगी जो कि आजकल खुली है। इस तरह फिर उनकी सैम्पलिंग भी ली जाएगी, फिर पूल सैम्पलिंग भी किया जाएगा, फिर मुख्तलिफ इलाकों से 10-10 बंदों के भी सैंपल लिए जाएंगे, पता चल सके कि फलां इलाके में कितने। डॉक्टर साहिबा, ये जो स्मार्ट सैम्पलिंग का आगाज़ हो चुका है, बिलाल बता रहे हैं, ये कितना ऑथेंटिक है? क्योंकि हमने देखा है कि बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा या फिर मुख्तलिफ बीमारियों के साथ जो लोग हैं उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, बच्चों में कम है, नौजवानों में कम है, स्मोकर्स में ज़्यादा है। किस तरह से क्लस्टर्स बनाए जाएंगे कि अगर आप किसी मोहल्ले से भी सैंपल ले रहे हैं तो वहाँ पर बुजुर्ग अफराद के लेंगे, बच्चों के लेंगे, बड़ों के लेंगे, ख़वातीन के लेंगे? बिल्कुल, उसमें यह है कि हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा। हाँ, जो कि हुकूमत करती भी है इस तरह। जब जिस इलाके में करेंगे वहाँ पे वो देखेंगे कि बुजुर्गों का जो 50 से ऊपर है एक ग्रुप वो बनाया जाएगा, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा जिनके अंदर बाकी कंडीशन है, जैसे शुगर, ज़ियाबीतस हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को दिल का आर्जा है, उन लोगों को, जिनको सांस की बीमारी है उन लोगों को प्रायोरिटी वाइज, और उन लोगों को भी जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं या जिनका कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। अच्छा। जहाँ पे उन्होंने इकट्ठे होना होता है, जिस तरह हेल्थ केयर फैसिलिटीज होगी उन लोगों। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, एक तो हम अभी जो चल रहा है वो PCR टेस्ट है जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक समझा जा रहा है, किया जा रहा है। कोई टेस्टिंग की एडवांस शक्ल है जो कि पूरी दुनिया में कहीं रिपोर्ट हो रही हो, की जा रही हो, या फिर हम भी उस जानिब जा सकते हों? PCR इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अलावा आपकी CT स्कैन हो सकता है चेस्ट का, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी फेफड़ों की क्या हालत है। एंटीबॉडी टेस्टिंग का जो सुन रहे हैं, CT स्कैन से पता चलेगा कि वायरस है, कोरोना वायरस, या फिर आपको लंग्स का पता चलेगा? लंग्स की कंडीशन का पता चल जाता है। ऐसी कंडीशन देखें ना, आपको जैसे मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में बताया था कि PCR टेस्टिंग जो है इसकी आइडियली 2 सैंपल लिए जाने चाहिए। एक तो आप नाक के थ्रू लेते हैं जो गले के अंदर से जाकर, दूसरा जो आपकी फेफड़ों के नीचे हिस्सा है वहाँ से अगर हम ले सकें सैंपल। ये दोनों सैंपल लेके हम अगर टेस्ट करेंगे PCR टेस्ट एक सैंपल के अंदर, तो उसकी जो एक्यूरेसी है
जो उसकी कि कितना सही हाँ, टेस्ट आपका वो है, authenticity, ऑथेंटिसिटी है, हाँ। वो 93% आती है दोनों मिला के। उसमें फिर 7% और हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है? 7% फिर भी मिस हो जाती है। हमारे यहाँ क्या किया? हमारे यहाँ अभी सिर्फ एक स्वाब लिया जाता है जो नाक से लिया जाता है, या नाक से या फिर गले या से? गले से। उसकी ऑथेंटिसिटी कितने परसेंट? 63%। बिलाल, ये देखो, डॉक्टर साहबा मैं- ने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया जो पहले भी मैं अपने प्रोग्राम्स में पूछती रही हूँ कि हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह यही क्वेश्चन मैं डॉक्टर साहब को भी मैंने उचारा था कि पूछे। अब जिस तरह इन्होंने बताया कि ये 63% सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका ये रेट है। इसी वजह से यही होता है, समटाइम आपने आज टेस्ट करवाया तो नेगेटिव आएगा, positive कल आ आया तो पॉजिटिव आएगा। उसमें 3 चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब भी इसको सेकंड करेंगे। पहली चीज़ तो ये है, एक तो इसकी एक्यूरेसी है 63%। ठीक। हमारे यहाँ पे वो लोग लेते हैं, यहाँ ज़बान वो गले से ले लिया या नोज से ले लिया, हाँ, एक। ठीक है। दूसरा फिर इसमें यह है कि जो सैंपल लेने वाला है वो कितना स्किलफुल है, वो कितना टेक्निकल है। वो अगर सैंपल को सपोज ठीक और तरह नहीं एक्सपर्ट्स लेता, की बिलाल हमारे पास अच्छी खासी कमी है। हाँ, जो सिक्रेशंस आनी चाहिए जिससे टेस्ट डिटेक्ट होना है, अगर वो नहीं आएंगी तो फिर उसकी वजह से ये भी एक इशू आ जाता है, रिपोर्ट्स में एरर आता है। ठीक। तो तीसरा फिर उसके आपको पता है वो उसकी वही टेक्निकल वो जो यूज़ करते हैं पॉलिस्टर की जो स्टिक है, वुड की एक इनके पास बनी होती है, वो तो जब ये डॉक्टर साहबा, अब आपने ऑथेंटिसिटी पे बात कर दी, अब हमें ये बताइए कि ये जो गवर्नमेंट टेस्टिंग हो रही है, जब हमें मालूम है कि एक तरीके से 63% आपने बताया और दूसरे तरीके से अगर दोनों से करें तो वो 93 तक पहुंच जाती है उसकी ऑथेंटिसिटी, तो फिर दोनों से क्यों नहीं किया दूसरा जाता? इसमें भी बहुत चीज़ें हैं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हाँ, एक तो पीसीआर की हमने देख ली एक्यूरेसी कितनी है, ठीक। 63% सिंगल सैंपल के साथ जो एक्यूरेसी है वो भी उन हालात में है जहाँ पे आपके Sampling बिल्कुल अच्छा लिया गया सैंपल हो। अच्छा लिया गया हो, सैंपल को सही टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट किया गया हो, हमारे पास सही हालत में रिसीव होगा, फिर हम उसको सही तरीके से हैंडल करके रिपोर्ट दें। हाँ। अगर सैंपल सही नहीं लिया गया, कोई तजर्बाकार बंदे ने लिया, एक तो वहीं पे एक एरर आ गया, दूसरा अगर उसने सही टेम्परेचर पे सेव नहीं किया, दूसरा एरर वहाँ पे आ गया, तीसरा जब उसने वहाँ से उठा के हमारी लैब तक लेकर आया और उसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, तीसरा एरर। डॉक्टर साहब, अब ये क्या टेस्टिंग किट्स की कमी आड़े आ रही है फिर से कि हम लोग गले से और नाक से एट अ टाइम दोनों टेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे? वो ये है कि अगर ये हमें कम्बरसम होता है, जो नीचे वाला सैंपल होता है वो बहुत कम जगह पे लिया जाता है। इवन अमेरिका जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे भी ये सैंपल बहुत कम जगह पे लिया जाता है। ठीक। अगर आप एक गले वाला सैंपल ही सही तरीके से ले लें, तसल्ली से, तजर्बे से आप प्रॉपरली करके, प्रॉपरली स्टोर करके आप हमारी लैब तक पहुँचा दें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर है पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस पे बात हो रही है। रहमान, अब हमें ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में कुछ मशीन्स रखी हुई हैं एक्सरसाइज करने के लिए। अभी रमजानुल मुबारक में कौन सा वर्कआउट सबसे बेस्ट है, मैनुअल या फिर कार्डियो, क्या करना है? देखिए, करना दोनों चाहिए। कार्डियो वर्कआउट करना चाहिए, उसमें डिफरेंट मैं जो कैटेगरीज है वो मैं अब बता देता हूँ। अगर तो जिनके पास ट्रेडमिल है या घर में जगह है, गार्डन है, तो उसमें इस तरह करके 10 to 15 मिनट्स की ना वॉक और थोड़ी सी जॉग कर ले, उसके बाद वो वर्कआउट कर ले। अगर वो नहीं है जगह हमारे पास, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस है, तो उसमें बॉडी वर्कआउट आपने करना है। बॉडी वर्कआउट 5 to 6 एक्सरसाइजेज चूज कर ले। हर एक्सरसाइज हर एक को सूट नहीं करती, जो सूट करती है आपको वो आप बना ले, कैटेगरीज बना ले। 5 एक्सरसाइजेस को आपने 1 by 1 करना है विदाउट ब्रेक। जब आप विदाउट ब्रेक करेंगे तो वो कार्डियो वर्कआउट हो जाएगा। हमारा कार्डियो भी हो गया, हमारा बॉडी वर्कआउट भी हो गया। लेकिन उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो बेस्ट वर्कआउट है और अपर बॉडी वर्कआउट है। हाथ में 1/2 लीटर दोनों बॉटल्स आप पकड़ लें, पाँव को आगे पीछे आप शेप में कर ले, बॉक्सिंग करवाने लगा हूं, ठीक है। और एक आपने स्ट्रेट, एक रिदम में 20 सेकेंड आपने स्ट्रेट करना है, 20 सेकेंड अप राइट करना है और 20 सेकेंड आप डाउन साइड करना है। ओवर आपके रिब्स 1 मिनट जो है ना आपका प्रॉपर एक विदाउट ब्रेक सर्किट हो जाएगा। इसमें अपर बॉडी सारी इंक्लूड, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, फ्लैबी आर्म्स, रिब्स एरिया, चेस्ट ओवरऑल कवर हो जाएगा। बाकी जो 3 or 4 एक्सरसाइजेज है वो डिफरेंट आप कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट है, जब आपने वर्कआउट कर लिया तो कूल डाउन एक्सरसाइज आपने करनी है। स्ट्रेचिंग कह लें या योगा बेबी पोज कह लें, वो आपने करना है।
तो एक तो मसल रिलैक्स हो जाएगा, आपको लगेगा भी नहीं कि मैंने वर्कआउट किया है। ठीक। और आपके जो बैक मसल अगर आपके स्टिफ होते हैं, सेम लाइक आप समझ लें कि जैसे आप जाए नमाज पे बैठते हैं, सजदे में जाते हैं, तो उसमें आपने हाथ स्ट्रेट कर देना हाँ, और हेड हाँ, डाउन आपने कर ठीक। लेना। और 15 to 20 सेकंड आपने बिल्कुल कूल डाउन हो जाए, आपको लगेगा भी नहीं, ये बॉडी रिलैक्स करनी है। बहुत टोटल हाँ, आपको हाँ। लगेगा ही नहीं कि मैंने वर्कआउट किया, और वैसे भी मसल स्टिफ होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो ये ठीक। बहुत जरूरी अच्छा रहमान, अब हमें ये बताइए, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे आपको पता है कि आजकल भरी पड़ी हैं वीडियोस। True. क्या हर तरह की एक्सरसाइज हर बंदे को सूट कर रही है? क्योंकि लोग वीडियोस बहुत फॉलो कर रहे हैं। एग्री, ये सवाल बहुत अच्छा है और मेरे माइंड में भी था कि आप करें। अब ये है कि हर एक्सरसाइज हर एक के लिए नहीं है, मेल्स और फीमेल्स की डिफरेंट होती है। फीमेल्स जो है ना वेट पिक ना करें, वो सिंपल ये है कि पानी की बॉटल्स आप ले लें। कुछ मेजर एक्सरसाइजेज है बॉडी वर्कआउट की, जिनको नहीं पता उसमें मैं कुछ नाम मैं ले लेता हूँ। जंपिंग जैक आप लाइट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जंपिंग जैक करने की जरूरत नहीं। प्लैंक आपने मस्ट करना है, पुशअप्स आपने मस्ट करने हैं, और ट्विस्टेड बार लाइक आप आर्म्स आपने स्ट्रेट करके राइट एंड लेफ्ट आपने ट्विस्ट करना है। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जिसको मेल और फीमेल कोई भी कर सकते हैं। और सिचुएशन इस तरह की है कि तरावी पढ़ने के बाद मोस्टली लोग कहते हैं कि जी हमारे पास हिम्मत है, तो ये एक्सरसाइज है कि बॉडी भी एक स्ट्रेच हो जाती है, अगर क्रैम्प्स हैं ये स्टिफ है तो वो रिलैक्स हो जाए। बेसिक एक्सरसाइज उसको फॉलो कर। लेकिन सोशल मीडिया पे जो भी एक्सरसाइजेज है, प्लीज उसकी कैटेगरीज होती हैं, हर कोई फॉलो ना करे। और क्योंकि ये भी मैं अपने मैसेजेस वगैरह देता हूँ कि हर पर्सन के लिए एक डिफरेंट कैटेगरीज है। बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है और प्रोफेशनल एडवांस ट्रेनिंग। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं जी दे देता हूँ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि ये मैं वर्कआउट कर, अब वो बिगनर वो शुरू कर देता है, मे बी उसका मसल स्टिफ हो जाए, तो इसलिए परफेक्शन बहुत जरूरी है। बिगनर करे और इंटरमीडिएट पर्सन इंटरमीडिएट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एकदम से शौक आता है कि हमने खुद को फिट रखना है, थोड़ा सा लगता है भाई हम मोटे हो गए हैं तो फौरन से एक्सरसाइजेस निकालते हैं और पहले ही दिन अग्रेसिव एक्सरसाइज से आगाज कर देते हैं। ये सीजनल आता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। सीजनल ये आता है, उसका मैं एक सिंपल वे से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ट्रेनिंग में और डाइट, आप अपने आप को एक सर्कल में जिस्म को आदी कर लेते हैं कि मेरी बॉडी में ये डाइट जानी है, ये बजे जानी है। जैसे हम माह रमज़ान की बात करते हैं, मेरे मतलब टाइमिंग है जी, सहरी में मैंने ये खाना है, इफ्तार में मैंने ये खाना है, फिर उसके बाद तरावी पढ़नी है और फिर उसके बाद मैंने वर्कआउट। एक सर्कल बन गया ना, बॉडी को एक आदत पड़ गई। अब कुछ लोगों को जो एक रिदम बनती है ना कि बस जी अब खत्म सब कुछ हमने कर जाना है, एक ही दिन में हमने, जोश आता है फिर बहुत जल्दी उतर भी जाता है। अब मैं कहूं कि जी अब वो पर्सन है फौरन ट्रेडमिल पे शुरू हो जाता है, उसके बाद फौरन वो पुशअप्स लगा। अग्रेसिव एक्सरसाइज डेंजरस होती है आगाज बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। देखिए 1 वीक आपको समझ लेके वार्म अप में लगता है 5 डिफरेंट मसल डिफरेंट एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल मंडे को मैं करता हूँ चेस्ट वर्कआउट, सेकंड डे में करता हूँ बैक, फिर करता हूँ शोल्डर, फिर करता हूँ आर्म, फिर करता हूँ मैं कोर, फिर लेग करता हूँ। अब 5 to 6 डेज मैंने डिफरेंट मसल को एक्टिवेट कर लिया। इट मीन्स कि 7 डेज तो आप भूल जाए कि कैटेगराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया रहमान, आप प्रोग्राम में शामिल हुए और आपको बता रहे थे कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना रमजान मुबारक में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे आपको इजाजत देनी है, कल तो हमारी मुलाकात नहीं होने वाली, लेकिन 9:05 पर आप बेस्ट ऑफ जागो लाहौर देखेंगे। पीर की सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।